सुप्रभात दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं वर्ण विचार भाग 2 पर। देखिए, इससे पहले हमने बात की थी कि स्वरों का वर्गीकरण किस प्रकार से होना चाहिए, प्रयत्न के आधार पर किस प्रकार से होना चाहिए, स्वरों का उच्चारण स्थान क्या होगा। इसके आगे हमने जो इससे पहले वाला भाग था, इस पर हमने बात की थी कि हमारे व्यंजनों का वर्गीकरण कैसे होगा, अल्प प्राण और महाप्राण किसे कहते हैं, घोष अघोष कौन कौन से वर्ण हैं। अब हम बात करेंगे कि प्रयत्न के आधार पर और उच्चारण के आधार पर वर्णों का यानी कि व्यंजनों का वर्गीकरण कैसे किया जाए। देखिए दोस्तों, इससे पहले थोड़ा सा हम दोहरान कर लेते हैं और फिर हम बढ़ते हैं आगे वाले बिंदु पर। इससे पहले हमने क्या क्या पढ़ लिया, इसके बारे में थोड़ा सा बात करता हूं मैं। इससे पहले हमने पढ़ लिया है स्वरों का वर्गीकरण, फिर हमने पढ़ा था व्यंजन का वर्गीकरण। व्यंजन में मुख्य रूप से मैं आपको बता दूं कि मैंने आपको बताया था अल्प प्राण और महाप्राण किसे कहते हैं। अल्प प्राण मैंने आपको बताया था पहली, तीसरी और पांचवी, ये पंक्तियां क्या है हमारी, ये है अल्प प्राण, और दूसरी और चौथी ये पंक्ति क्या होगी हमारी, महाप्राण होगी, यानी कि क, ख, घ, घ और ng। ये तो तीन होगी अल्प प्राण और ये होगी महाप्राण। ये अलावा हमारे अल्प प्राण श हमारे श क्या हो जाएंगे, महाप्राण हो जाएंगे। हाँ, साथ में ये चार ध्वनियां महाप्राण, ये चार ध्वनियां अल्प प्राण। तो इस प्रकार से हमने बात की थी। फिर हमने बात की थी कि घोष और अघोष क्या होते हैं। देखिए, मैंने आपको सीधा सा बताया था, पहली और दूसरी लाइन जो है क ख, ये जो लाइन है म तक, पांचवी लाइन तक क ख च छ ट ठ त थ और प और फ, ये जो 10 ध्वनियां हैं, और श श श, ये 13 ध्वनियां जो हमारी है वो कौन सी है, वो है अघोष, और शेष सारी की सारी ध्वनियां कौन सी है, घोष है। और अब मैं एक विशेष बात भी आपको यहाँ पे बता दूं कि सभी स्वर घोष होते हैं। क्या होते हैं मित्रों, सभी स्वर घोष होते हैं। ये देखिए, जब हम व्यंजन संधि पढ़ेंगे तो इसमें विशेष रूप से हमें ये अध्ययन करने को मिलेगा। इसलिए मैं आपको बता दूं कि ये जो 13 ध्वनियां हैं, पहली लाइन, दूसरी लाइन और श, ये 13 ध्वनियां हमारी अघोष है। बाकी सारी की सारी जो ध्वनियां हैं वो सारी की सारी क्या है हमारी, ये है घोष ध्वनियां, स्वर भी घोष है। तो इसके बाद में हम बात करने वाले आज वो करने वाले हम कि प्रयत्न के आधार पर हमने कैसे बांटा है। देखिए मित्रों, अब हम बात करने वाले हैं कि प्रयत्न के आधार पर हमने व्यंजनों का वर्गीकरण कैसे किया है। चलिए बात करते हैं। सबसे पहला जो बिंदु लूंगा मैं, प्रयत्न के आधार पर, प्रयत्न के आधार पर प्रयत्न के आधार पर हमारा वर्गीकरण कैसे होना चाहिए, उस पर हम बात करेंगे। देखिए, जो सबसे पहला लिया है वो हमने लिया स्पर्शी। क्या लिया है मित्रों, स्पर्शी व्यंजन। दूसरा जो भाग ले रहा हूं मैं, वो ले रहा हूं मैं स्पर्श संघर्ष। तीसरा आगे बात करेंगे। सबसे पहले देखिए, पहले तो मैं आपको यहां पे बता देता हूं कि कौन कौन से वर्ण है हमारे। देखिए, क, ख, घ, घ, ng, च, छ, झ, झ और य, ट, ठ, ड, ढ और ण, त, थ, द, ध और न, प, फ, ब, भ और म, य, र, ल और व, श, श, श और ह। ये जो ध्वनियां हैं वो हमारी व्यंजन कहलाती है।
अब देखिए इसके बारे में बात करता हूं मैं, दो ध्वनियां विशेष रूप से यहाँ पे लिख रहा हूं, ड़ और ढ, ड़ और ढ, ये भी आपको ध्यान में रखनी है। तो देखिए स्पर्श में कौन कौन सी आएगी उस पर बात करते हैं हम। देखिए इन ध्वनियों को विशेष रूप से कहते हैं क्या है, ये जो है इसे कहते हैं क वर्ग, इसे कहते हैं च वर्ग, इसी प्रकार से आगे चलेगा ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। ये जो पांचों वर्ग है एक साथ पांच ध्वनियों का, तो इनका एक वर्ग कहलाता है। तो ये क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग के अंदर आएगी। तो स्पर्श के अंदर कौन सी आएगी? सबसे पहले देखिए स्पर्श कैसे बना, ये शब्द था स्पर्श, स्पर्श, इसमें प्रत्यय लग गया, ये प्रत्यय लग गया और ये बन गया स्पर्श से। अब देखिए एक विशेष रूप से बात बताना चाहूंगा मैं आपको यहाँ पे, कि आपने सुना होगा या पढ़ा होगा कि जब भी ये प्रत्यय लगता है, वो 7 प्रत्यय जो हमारे संस्कृत से आए हुए हैं, तो क्या होता है, जो प्रथम ध्वनि होती है उसमें कहीं ना कहीं परिवर्तन हो जाता है स्वर में, लेकिन यहाँ पे नहीं हुआ। ये क्यों नहीं हुआ, ये हम बात करेंगे जब हम प्रत्यय पढ़ेंगे। तो देखिए स्पर्श में कौन कौन से आएंगे, ये नहीं कि होगा क्या, जब हम इनका उच्चारण करेंगे तो क्या होगा, हमारी जीभ जो है वो मुख व्यूर में कहीं ना कहीं स्पर्श करेगी। तो हम क्या लिख सकते हैं कि वे वर्ण जिनके उच्चारण में जीभ मुख में तालु, दंत, ओष्ठ, वृक्ष, कंठ, या कहीं न कहीं स्पर्श करती है, कहीं न कहीं स्पर्श करती है। हमारी जीभ क्या करेगी, मुख में या तो कहीं तालु को स्पर्श करेगी, या दंत को करेगी, ओष्ठ को करेगी, वृक्ष को करेगी, कंठ के अंदर की चमड़ी को करेगी, यानी कहीं न कहीं स्पर्श करती है। फिर क्या होता है, स्पर्श करने से स्पर्श करती है और ध्वनि का सपोर्ट होता है। क्या होता है मित्रों, सपोर्ट होता है, और हवा के साथ इन वर्णों का उच्चारण होता है, उच्चारण होता है। देखिए बात क्या चल रही है, हमने नाम क्या दिया प्रयत्न के आधार पर, सबसे पहला जो नाम दिया वो दिया हमने स्पर्श। स्पर्श की विशेषता क्या है कि ये ऐसे वर्ण हैं जिनके उच्चारण में जीभ क्या करेगी, मुख में कहीं ना कहीं इन चीजों को स्पर्श करेगी, छुएगी। जब तक जीभ नहीं इनको छुएगी तब तक इन वर्णों का उच्चारण नहीं होगा। तो बात क्या ध्यान में रखनी है कि जो भी वर्ण बोला जाएगा अगर स्पर्श करता है तो वो किस में आएगा, हमारा स्पर्श में आएगा। स्पर्श करने वाला स्पर्श, ये क्या है, विशेषण का काम कर रहा है। तो देखिए उन वर्णों को हम क्या कहेंगे, एक ध्वनि का सपोर्ट होगा, मतलब एक आघात, एक धक्के में ध्वनि निकलेगी और कुछ रुकावट के बाद में, है ना, तो वो क्या कहलाएगी हमारी, वो कहलाएगी स्पर्श ध्वनि। अब कौन कौन सी होगी उस पर बात करते हैं। तो देखिए क च को हटा दीजिए आप, क ट त और प, ये 4 ध्वनियां हैं, मैं आपको बता देता हूं। देखिए इसमें कितनी ध्वनियां आ गई, क वर्ग में कौन कौन सी आ गई, देखिए क ख ग घ ng, 5 ध्वनियां ये। ट वर्ग में कौन सी आ गई, देखिए ट ठ ड ढ ण, इन दोनों को छोड़ दीजिए एक बार आप, इन दोनों को एक बार आप छोड़ दीजिए, इसको ही लीजिए, ठीक है। तो ये ट वर्ग में आ गई। त वर्ग में देखिए त थ द ध न। पा वर्ग में प फ ब भ म, तो कितनी हुई देखिए 5, 10, 15 और 20।
ये 20 ध्वनियां जो है वो हमारी क्या कहलाएगी, स्पर्श कहलाएगी। अब देखिए मैं आपको बता देता हूं कि च वर्ग को भी संस्कृत में स्पर्श से माना जाता है, लेकिन हमारे हिंदी में ऐसा नहीं है। संस्कृत में च वर्ग को क्या माना जाता है, स्पर्श, इसीलिए स्पर्श व्यंजन को सीधे 25 बताते हैं, लेकिन हमारे ट त प ये 4 वर्ग हैं स्पर्श में। अब दूसरा जो वर्गीकरण कर रहा हूं वो मैं कर रहा हूं, ध्यान रखिएगा, स्पर्श संघर्ष। इसमें क्या होगा, स्पर्श के साथ साथ संघर्ष भी होता है। स्पर्श के साथ साथ संघर्ष भी होता है। क्या होगा मित्रों, जब इन वर्णों का जब हम उच्चारण करेंगे तो क्या होगा, वो होगा स्पर्श के साथ साथ संघर्ष भी होगा, और वो कौन सा है हमारा, वो है च वर्ग। इस बात का विशेष तौर से ख्याल रखना। तो च वर्ग जो हमारा वो किसमें है, वो स्पर्श संघर्ष में है। दूसरा वर्गीकरण हमारा हो चुका है। तीसरा वर्गीकरण देखिए बचा कौन सा, देखिए ये हमारा हो गया, हो कौन कौन से गए, देखिए ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया और ये आ गया। अब देखिए ये बचा, इनमें से देखते हैं क्या क्या होता है। ये लग इनका लेते हैं पहले, देखिए और श है, तो अगला लूंगा मैं संघर्ष। इसके देखिए दो नाम है, संघर्षी भी है और इनको उष्मीय भी कहते हैं। क्या कहते हैं, उष्मीय भी। क्यों कहते हैं, क्योंकि इन वर्णों के उच्चारण में, इन वर्णों के उच्चारण में उच्चारण अवयव पास आ जाते हैं, पास आ जाते हैं। इस कारण वायु मार्ग संकरा हो जाता है। क्या हो जाता है, संकरा हो जाता है और ध्वनि संघर्ष के साथ बाहर निकलती है। ध्वनि संघर्ष के साथ बाहर निकलती है। अब देखिए इसमें हमारी कौन कौन सी ध्वनियां हैं, वो है हमारी श, यहां लिख देता हूं ऊपर, देखिए मैं यहां लिख देता हूं, वो है हमारी श और ह। ये जो 4 ध्वनियां हैं वो हमारी क्या है, स्पर्श संघर्ष भी है और उसमें भी है। अब उसमें क्यों कहते हैं इनको, जब वायु संघर्ष करती हुई बाहर निकलती है तो उसमें क्या होती है, हवा गर्म हो जाती है। क्या हो जाती है, हवा गर्म हो जाती है। हवा गर्म होने के कारण इनको क्या कहते हैं, उष्मीय भी कहते हैं। क्या कहते हैं मित्रों, उष्मीय भी कहते हैं। अब देखिए 2 बातें हमारे सामने आई है, वो क्या आई है, एक तो इनका नाम है संघर्ष और दूसरा है उष्मीय। अब संघर्ष क्यों कहते हैं, क्योंकि
जब हम बोलते हैं तो हमारे जो मुख के अंदर उच्चारण अवयव है वो नजदीक नजदीक आ जाते हैं और वायु मार्ग संकीर्ण हो जाता है, छोटा हो जाता है, संकरा हो जाता है। फिर क्या होता है, वायु संघर्ष करती हुई निकलती है तो नाम दे दिया हमने संघर्ष। इनमें क्या हुआ, वायु स्पर्श करती है, जीभ स्पर्श करती है तो नाम दे दिया स्पर्श। इनमें क्या हुआ, स्पर्श भी कर रही है और संघर्ष भी हो रहा है। स्पर्श के साथ क्या हो रहा है, संघर्ष भी हो रहा है, तो इनको नाम दे दिया हमने स्पर्श संघर्ष। अब देखिए उसमें क्यों क्या इसको, क्योंकि इसमें हवा गर्म हो जाती है। उसमें का मतलब क्या होता है, गर्म, तो हवा गर्म हो जाती है। तो देखिए कौन कौन सा, ये हो गया हमारा, ये हो गया हमारा, बचा क्या हमारा, ये रहा बचा। इसका आप देखिए एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसके बाद में हम आगे बात करते हैं। चलिए मित्रों आगे बात करते हैं। अब देखिए होता क्या है, ये हो गया हमारा, अब बचा हमारा ये र। तो देखिए तीन प्रकार हमने ले लिए, चौथा प्रकार मैं यहाँ पे ले रहा हूं। कौन कौन सा हो गया, स्पर्श हो गया हमारा, स्पर्श संघर्ष हो गया और संघर्षी हो गया। अब मैं ले रहा हूं, देखिए यहाँ पे अंतस्थ, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। अब इसका दूसरा नाम क्या है यहाँ पे, एक तो नाम है अंतस्थ, दूसरा नाम है इसका अर्धस्वर, अर्धस्वर, और तीसरा जो नाम है इसका वो है ईशत स्पर्श। क्या नाम है मित्रों, ईशत स्पर्श। क्या गजब की बात है, देखिए हर तरह की अलग अलग परीक्षाओं में अलग अलग नाम पूछ लिया जाता है इन वर्णों का। कईयों में पूछा जाएगा कि अंतस्थ, अंतस्थ कौन सा हमारा, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो, क्योंकि विसर्ग का यहाँ पे से के कारण से बन रहा है। अब देखिए इसको अर्धस्वर भी बोल सकते हैं, कई परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है कि अर्धस्वर कौन सा बताइए। और स्पर्श, ईशत स्पर्श भी इसको बोल सकते हैं। ईशत का मतलब होता है थोड़ा, किंचित, क्या होता है, थोड़ा, थोड़ा सा स्पर्श होता है, ज्यादा स्पर्श नहीं होता, थोड़ा सा स्पर्श। अंतस्थ क्यों कहा, क्योंकि ये अंदर स्थित है। कहां स्थित है, अंदर की ओर स्थित है, इनका उच्चारण स्थान जो है वो अंदर से, इसीलिए कहा इनको अंतस्थ। अर्धस्वर क्यों कहा इनको, क्योंकि न तो ये पूरे व्यंजन है और न ये पूरे स्वर है। इनमें होता क्या है, व्यंजन से कम अवरोध, क्या लिखेंगे हम, व्यंजन से कम अवरोध। बाधा तो होती है लेकिन व्यंजन जितनी नहीं होती, इसलिए क्या कह दिया, आधा व्यंजन। अब क्या होता है, स्वर से ज्यादा अवरोध, स्वर से ज्यादा अवरोध, तो क्या हो गया, आधा स्वर हो गया। ना तो ये पूरा स्वर है और ना ही ये पूरा व्यंजन है, क्योंकि इनका जो उच्चारण है वो भी क्या है, स्वर व व्यंजन के बीच का है, स्वर व व्यंजन के बीच से उच्चारण। ना तो पूरा स्वर की तरह उच्चारण होता है, ना ही पूरा व्यंजन की तरह होता है, इसीलिए इनको क्या कहा हमने, इनको कहा अर्धस्वर, अंतस्थ और ईशत स्पर्श। स्पर्श जो होता है वो थोड़ा सा होता है। देखिए कैसे बताऊंगा मैं आपको, जैसे कि हम लेते हैं, हमने लिया व, क्या लिया मैंने, ये और व। इन ध्वनियों को आप एक बार गौर से देखिएगा, इनमें क्या होता है हमारा, देखिएगा ये और वह होगा क्या, आप देखोगे कि यह जो है वो हमारा तालु से बोला जाता है और वह जो हमारा वो
ओष्ठ से बोला जाता है, कई जगह दंतोष्ठ भी इसको बोलते हैं। तो देखिए, एक तो मैं बोलता हूं प, फ, भ, ब, म, और एक बोलता हूं मैं व। तो देखिए होठ स्पर्श तो हो रहे हैं लेकिन बहुत ही ईषत स्पर्श हो रहे हैं, थोड़े से स्पर्श हो रहे हैं। व, देखिए व, फ, व, फ, व, फ में देखिए पूरा स्पर्श हो रहा है, फ देखिए पूरा स्पर्श, फ। अब देखिए व पूरा नहीं हो रहा है। इसी प्रकार से क्या होता है, ये में भी पूरा तालु के स्पर्श नहीं होता है। ये श बोलिए, श, शंकर, श। इस श में क्या होता है, इस श में पूरा तालु के स्पर्श होता है लेकिन ये में पूरा नहीं होता है। तो क्या हुआ, आधा स्पर्श हुआ, इसीलिए इनको कहा जाता है अर्धस्वर और अंत्यस्वर। तो कौन कौन सी ध्वनियां है, वो है हमारी ये और वह। संस्कृत में आपको बता दूं मैं इन चारों ध्वनियों को, र और ले को भी अंतस्थ माना जाता है। कहां, संस्कृत में इनको भी र और ले को भी क्या माना जाता है, अंतस्थ माना जाता है। लेकिन ये अंतस्थ नहीं है मित्रों, ये दो ही अंतस्थ हैं, ये दो ही अर्धस्वर है और दो ही ईषत है। इनको अंतस्थ संस्कृत में क्यों माना, क्योंकि सिर्फ ये संस्कृत में एक ही था अंतस्थ। अब हमने इनका नाम देखिए दो अलग अलग रख दिया, ईषत स्पर्श और अर्धस्वर। अब इनमें क्या होता है, र और ले में इनमें तो बराबर से स्पर्श हो रहा है, तो ये अर्धस्वर रहे ही नहीं, तो फिर इनको आप अंतस्थ में नहीं ले सकते। अब देखिए बाकी क्या रहा, ये भी हो गया और वह भी हो गया, बचा र और ले। तो पांचवा वर्गीकरण मैं आपके सामने लिखने जा रहा हूं, वो है हमारा, देखिए इसको कहते हैं लुंठित, दूसरा नाम है इसका प्रकंपित। क्या नाम है मित्रों, लुंठित या प्रकंपित। यानी कि इनके उच्चारण में जीभ लुढ़कती है। क्या करती है, लुढ़कती है, या फिर ऐसे कह सकते हो आप कांपती है, कंपन करती है, कंपन करती है, कंपन करती है। कंपन करती है, क्या करती है मित्रों, कंपन करती है। आगे देखिए, अब लुंठित और प्रकंपित ऐसी कौन सी ध्वनि है जो कंपन भी करेगी और लुंठित भी होगी। देखिए वो है हमारी रे ध्वनि। कौन सी मित्रों, रे ध्वनि। होता क्या है, रे ध्वनि, रे ध्वनि में क्या होगा मित्रों, कंपन भी होगा और जीभ लुढ़कती हुई प्रतीत होगी। देखिए आप बोलिए र र ले र, रे को बोलिए आप, देखिए र र, क्या हो रहा है, जीभ लुढ़क रही है ना, स्पष्ट रूप से थोड़ी बोला जा रहा। देखिए ले बोलिए तो ल, जीभ स्पर्श हो गया जाएगी, लेकिन देखिए र में जीभ लुढ़केगी, कंपन करेगी, तो क्या होगा, वो ध्वनि कौन सी होगी हमारी, वो होगी र ध्वनि। अगला देखिए कौन सा है हमारा, अगला है कौन सा हमारा, आखिर जो बचा वो है ल। एक नाम और लिख देता हूं यहाँ पे, वो लिख दिया मैंने पार्श्विक। क्या नाम लिख दिया मैंने, पार्श्विक। पार्श्विक मित्रों किससे बना है, ये बना पार्श्व से। हमारा शब्द एक पार्श्व, क्या शब्द है, पार्श्व। पार्श्व का मतलब होता है बगल। बगल जैसे कि हमारे दो बाहों के इधर उधर जगह होती है, उसको हम क्या कहते हैं, बगल कहते हैं। उसी प्रकार से हमारे जीभ के भी क्या होता है, ये हमारा देखिए मुख स्थिति है हमारी, ऐसे ये मुख स्थिति, ये जीभ यहाँ पे स्पर्श करती है। तो जीभ यहाँ से स्पर्श करती है तो दांतों के जो दोनों ओर दांत है हमारे, इधर और इधर, जीभ के दोनों ओर, जीभ बीच में यहाँ स्पर्श होती है, तालु के ऊपर इधर स्पर्श होती है, और इधर दोनों ओर जगह खाली रहती है। हवा जो है वो इधर से निकलती है, कहां से निकलती है, हवा जो कहां से निकलती है, इधर से निकलती है। देखिए आगे बात कीजिए, तो इसे हम क्या कहेंगे, पार्श्व में क्या होता है, जीभ के दोनों ओर से, जीभ के दोनों ओर से हवा निकलती है और इनका इस वर्ण का उच्चारण, इस वर्ण का
उच्चारण होता है। क्या होता है मित्रों, जीभ के दोनों ओर से हवा निकलेगी। ये जीभ देखिए, ले बोलिए आप, देखिए ले में पहले स्थिति बनाइए, देखिए जीभ ऊपर स्पर्श हो गई, फिर इधर से भी हवा निकल गई, इधर से भी हवा निकल गई, ले। जब तक इधर से हवा नहीं निकलेगी और ये आप अवरोध नहीं हटाओगे तब तक ले का उच्चारण नहीं होगा। तो पार्श्विक ध्वनि हमारी कौन सी कहलाएगी, वो कहलाएगी ले ध्वनि। चलिए आगे बात करते हैं। तो ये देखिए सारी ध्वनियां जो हमारी हो चुकी है। अब जो एक हमारा आखिरी वर्गीकरण बचा है वो मैं आपके सामने रख रहा हूं, वो कौन सा है देखिएगा। अगला वर्गीकरण जो है मित्रों वो विशेष रूप से काफी मायने रखता है और परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो मैंने आपको बताया था, हालांकि आपने गौर किया होगा। देखते हैं, उसी पर बात करते हैं हम। देखिए मैंने आपको बताया था यहां पे दो ध्वनियां लिखी थी मैंने। कौन कौन सी ध्वनियां लिखी थी, एक तो ये रेड है और एक लिखा था अड़ है। अब देखिए मैं यहां पे लिख रहा हूं, अगली जो ध्वनि है हमारी वो कौन सी होगी, देखिए इसे क्या कहेंगे हम, इसे मैं कह रहा हूं ताड़न जात। क्या कह रहा हूं मित्रों, ताड़न जात, या इसका दूसरा नाम चलता है द्विस्पृष्ट, और तीसरा नाम इसका जो चलता है वो चलता है सबसे ज्यादा उत्क्षिप्त। क्या चलता है मित्रों, उत्क्षिप्त। अब देखिए ताड़न जात सबसे पहला जो नाम है वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बनाया गया नाम जो है वो है ताड़न जात। ताड़न जात, ताड़न का मतलब होता है ताड़ना, किसी चीज को दूर भगाना, वो होता है ताड़ना, और जात का मतलब होता है पैदा होना, जन्मना। तो हुआ क्या कि जो ताड़ने से, दूर भगाने से पैदा हुआ उसे हमने कह दिया ताड़न जात। क्या कह दिया, ताड़न जात। दूसरा नाम रखा है द्विस्पृष्ट। द्वि मतलब दो और स्पृष्ट मतलब स्पर्श होना, दो बार जिसमें जीभ स्पर्श होती है उसको हमने कह दिया द्विस्पृष्ट। और अगला जो है वो है उत्क्षिप्त। उत्क्षिप्त का मतलब होता है ऊपर की ओर उछलना। क्या होता है इसमें देखिए क्या है, यहाँ पे उद है और शिप्त है, शिप्त यानी उछलना, उद यानी ऊपर की ओर। तो ऊपर की ओर उछलना, जीभ हमारी जब ऊपर की ओर उछलेगी तो क्या होगा, इस वर्ण का उच्चारण होगा। तो तीनों ही नामों का जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है वो मैंने आपके सामने रखा है। ताड़न जात मतलब दूर भगाने से जो पैदा हुआ है, दो बार स्पर्श, और जीभ जब ऊपर की ओर उछलती है तो इसका व्यंजन उच्चारण होता है। तो इसमें कौन कौन से आते हैं, मौखिक रूप से आपने लिख लिए होंगे। इसमें आते हैं हमारे ड़ और ढ। उच्चारण क्या होगा देखिए मित्रों, तीन ध्वनियां लिख लेता हूं मैं, एक दो तीन, ये और ये। तो ये देखिए ये आपका पंचम वर्ण है, ये रहा। इसको हम क्या कहेंगे, इसको कहेंगे हम ंग। क्या कहेंगे मित्रों, ंग। ंग वांगमय, ये देखिए वांगमय, वांगमय। इसे कहेंगे देखिए अड़, हड़मान, हड़मान, हड़, ठीक है। और इसे कहेंगे ड, डमरू, डमरू, ये है हमारा ड। तो इन तीनों ध्वनियों को विशेष रूप से आपको ध्यान में रखना है। तो हमारे ताड़न जात कौन कौन से, ताड़न जात हमारे हैं दो, ड़ और ढ। चलिए आगे बात करते हैं। तो ये तो हुआ हमारा प्रयत्न के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण। अब देखिए इसमें एक चीज और बच जाती है, वो मैं आपको बता देता हूं। वो क्या है, अगला जो वर्गीकरण बचता हमारा वो है नासिक व्यंजन। नासिक व्यंजन, हालांकि इनको मैं आपको बाद में बताने वाला हूं। एक साथ में मैंने आपको इससे पिछले वीडियो में बताया था कि मैं नासिक ध्वनियां बताऊंगा, उसके साथ में बता दूंगा। ये जो बचा है वो हम अगले भाग में बात करेंगे। चलिए आगे बात करते हैं। अब हम करते हैं उच्चारण के आधार पर। किसके आधार पर बात करेंगे मित्रों, अब हम बात करेंगे उच्चारण के आधार पर। दूसरा जो हमारा वर्गीकरण है वो है उच्चारण के आधार पर।
जब हम इन ध्वनियों का उच्चारण करेंगे तो कहां कहां से किस किस का उच्चारण होगा उसी आधार पर हमने ये वर्गीकरण किया। तो देखिए सबसे पहला जो है कौन सा है, वो है आपका कोमल तालु। कोमल तालु। अब देखिए दूसरा नाम मैं लिख रहा हूं इसका कंठी। कोमल तालु आ जाए तो कोमल तालु को सही करना है और कंठे आ जाए तो कंठे को सही करना है। ये मैंने आपको स्वरों का वर्गीकरण किया था उस समय बात बता दी थी। क्या हो रहा है मित्रों, कोमल तालु हमारे हिंदी का उच्चारण स्थान है, संस्कृत में इनका उच्चारण स्थान था कंठी, जैसे कि और आगा था, लेकिन आज से 2500 वर्ष पूर्व पाली भाषा से ही इसकी शुरुआत हो चुकी है। ये अब कंठे नहीं रहे हैं, कोमल तालु हो चुके हैं। आप बोल के देख लीजिए इनको, कोमल तालु नहीं है, कोमल तालु है, ये कंठे नहीं है। तो इसमें कौन कौन से आते हैं हमारे, क वर्ग आता है। कौन सा आता है, क वर्ग। दूसरा जो है आपका वो है तालु। कौन सा है, तालु। तो देखिए इसमें दो नाम लिख रहा हूं, तालु वृक्ष और तालु। च वर्ग। संस्कृत में च वर्ग को क्या माना गया है, तालु, और हमारे हिंदी में उसको माना गया है तालु वृक्ष। आप उच्चारण स्थान करके देख सकते हैं। ये देखिए मैं आपके सामने रख रहा हूं डायग्राम। ये हमारी जो जीभ है ये क्या करती है, ये यहाँ पे देखिए हमारा वृक्ष है, ये हमारा तालु भाग है, ये हमारा मूर्धन्य। तो देखिए जीभ क्या करती है, यहां सीधी नहीं जाती है, यहां सीधी नहीं जाती है। जीभ पहले इनको स्पर्श करती है वृक्ष को और फिर इधर जाती है, ऐसे होती है। जीभ पहले यहां स्पर्श करती है, यहां आप बोल के देख लीजिए च छ। देखिए जीभ पहले रुक रही है, यहां रुक के फिर ऊपर चढ़ रही है, च छ छ। एक बोलिए आप य श छ, बोल के देख लीजिए आप शंकर यज्ञ और छत्ता। छत्ता में देखिए क्या हो रहा है, छ जीभ आपकी देखिए फिसल रही है ना, यहां स्पर्श हो रही फिर ऊपर जा रही है, तो क्या हो गया ये तो तालु वृक्ष से, तालु को भी छू रही है वृक्ष को भी छू रही है, तो तालु वृक्ष से च वर्ग था और संस्कृत में तालु। अब देखिए होता क्या है, अगर आपके परीक्षा में ये आ गया कि च वर्ग में से किसी का भी लिख दिया, जैसे कि लिख दिया जय, इसका उच्चारण स्थान बताओ, और वहां पे यदि आपका तालु दिया हुआ ही नहीं है और दिया हुआ है तालु वृक्ष दिया हुआ ही नहीं है और तालु दिया हुआ है, तो आप क्या करोगे, आपको वहां पे तालु सही करना है और नंबर लेने हैं। और यदि आपको दोनों ही दे दिए, मान लीजिए तालु वृक्ष भी दे दिया और तालु भी दे दिया, तो आपको क्या सही करना है, तालु वृक्ष सही करना है। और यदि तालु आए नहीं तो तालु वृक्ष सही है हमारा। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो कौन कौन सा हो गया हमारा, ये हो गया, ये हो गया। अगला लेते हैं, तीसरा जो वर्गीकरण है वो है मूर्धन्य। कौन सा मित्रों, मूर्धन्य। इसमें क्या होता है, जीभ जो है मूर्धा को स्पर्श करती है, ऊपर की तरफ जाती है, यहां से देखिए आप ट ट ठ ड ढ ण र श। तो देखिए इसमें कौन कौन सी ध्वनि आएगी, ट वर्ग तो आ गया, ट वर्ग तो पूरा आ गया, ट ठ ड ढ ण। अब इसमें देखिए और क्या आएगा, र श, और ये भी ध्वनि आपकी इसके साथ में आएगी, तो ये भी इसके साथ में हमने जोड़ ली। अब देखिए क्या आएगा हमारा, अगला है त वर्ग। तो त वर्ग क्या आपको पता ही है, दंत्य ध्वनियां है। क्या है, इन दंत्य ध्वनियों में क्या होगा मित्रों, एक बात विशेष रूप से आपको बता देता हूं मैं, जीभ जो है वो दांतों को स्पर्श करेगी। देख लीजिए आप बोल करके कहां तक स्पर्श करती है, त थ द ध न। जब आप चार ध्वनियों का उच्चारण करते हो तो ऊपर वाले दांतों की जीभ स्पर्श करती है, लेकिन जब आप न का उच्चारण करते हो तो जीभ स्पर्श नहीं करती है। देख लीजिए आप, जीभ चली जाती है यहाँ पे, देखिए यहाँ ये दंत्य, ये दांत है हमारे, ये दांत है, यहाँ जीभ स्पर्श करती है, देखिए त थ द ध न, यहाँ चली जाती है, देखिए द न, यहाँ चली जाती है न में, त थ द ध न, देखिए यहाँ चली जाएगी नसल, बोली नसल, नसल वही से बोली जा रही है यहां से। तो दंत्य में देखिए कौन कौन सी ध्वनि हमारी, वो है त थ द और ध। ये चार ही ध्वनियां हैं मित्रों, ध्यान रखना इस बात का। संस्कृत के अंदर न को भी दंत्य माना गया है, जो मैं अभी आगे लिख दूंगा। अगला देखिए, अगला वर्गीकरण, तो ये भी हमारा आ गया। अब देखिए मैं लेता हूं वृक्ष से, क्या लेता हूं मैं, वृक्ष से ध्वनियां लेता हूं,
न, श और ल। हमारे हिंदी में इन तीनों ध्वनियों को वृक्ष माना गया। आप उच्चारण स्थान देख लीजिए, इनका उच्चारण करके देखिए। आप उच्चारण कीजिए। ये देखिए, ये मुख विवर है हमारा, क्या हो रहा है, नशल, नशल बोलिए। देखिए ये वृक्ष है हमारा मशूड़ा, नस्ल यहां से बोला जा रहा है। दांतों का कहीं कोई लेना देना ही नहीं है, दांत के जीभ स्पर्श ही नहीं हो रही, यहां आ ही नहीं रही जीभ। देखिए नस्ल बोलिए आप, नस्ल, नस्ल, नल, सड़क बोलिए आप। क्या हो रहा है, स्पर्श कर ही नहीं रहा है यहाँ पे, तो क्या होगा फिर, जब स्पर्श कर ही नहीं रहा है तो आप इसको कैसे मानोगे। तो ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया वृक्ष। अब इन तीनों ध्वनियों को संस्कृत में क्या माना जाता है, दंत्य माना जाता है। किसमें, संस्कृत। इससे तो संबंधित मैं समझता हूं कि प्रश्न ये नहीं आएगा कि शहद ध्वनि दंत्य है कि नहीं है, लेकिन फिर भी क्या पता मान लो आ भी जाए कि शहद ध्वनि का उच्चारण स्थान बताइए और वहां पे वृक्ष से दिया हुआ ही नहीं है, तो आपको क्या करना, वहां पे दंत्य को सही करना है। और यदि दंत्य नहीं दिया हुआ, वृक्ष से दिया हुआ, तो सीधा सा सही है, हमारा कोई दिक्कत ही नहीं है। और यदि दोनों दे दी, वृक्ष से भी दे दिया और दंत्य भी दे दिया, तो किसको सही करना है, वृक्ष को सही करना है। किसको सही करेंगे मित्रों, वृक्ष को सही करेंगे, ध्यान रखना इस बात को। अगला देखिए, अगला है हमारा प फ व भ म। तो ये आपको पता है क्या है, औष्ठ्य। क्या है, औष्ठ्य में क्या आ जाएगा, प वर्ग पूरा आ जाएगा। और क्या आएगा प वर्ग के साथ में, व। क्या आएगा मित्रों, व। व हमारा हिंदी में औष्ठ्य है, लेकिन संस्कृत में इस व को क्या माना गया है, व को दंतोष्ठ्य माना है। क्या माना है, दंतोष्ठ्य। क्या मान लिया गया है, दंतोष्ठ्य मान लिया गया। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। अगला देखिए क्या है हमारा, यर लव श श श ह, ये बचा है। तो इनमें से देखिए मैं आपको बता देता हूं कि रे हमारा आ चुका है। कहां आ चुका है, ये देखिए रे यहाँ पे आ चुका है। ल देखिए, ले हमारा आ चुका है, ये रहा ल। अब देखिए व भी हमारा आ चुका है, ये रहा व। अब बचा क्या हमारा, ये बचा है। तो आखिर लिख रहा हूं मैं, देखिए यहाँ पे वो है हमारा तालु। तालु में कौन कौन से आते हैं, तालु में आते हैं हमारे ये और श, ये और श। ये जो श है वो तालव्य है। क्या है मित्रों, तालव्य है। इन ध्वनियों को विशेष रूप से ध्यान रखना आपको। ये तालु है, तालु के स्पर्श करेगी जीभ, देखिए यहां जाती है, बोलिए आप यज्ञ, शलजम, बोलिए आप शंकर, यहां जा रही है जीभ। कहां जा रही है, शंकर, यज्ञ, यहां जा रही है जीभ। तो ये दोनों स्पर्श रूप से तालु है। देखिए ये आ गया, ये आ गया। अब देखिए ये से भी हमारा आ चुका है। कहां आ चुका है, ये रहा देखिए मूर्धन्य है। ये से भी देखिए हमारा आ चुका है, क्या है हमारा, वृक्ष है। संस्कृत में इसको दंत्य कहते हैं। बची ध्वनि कौन सी, वो बची है। तो है की जो ध्वनि है वो मैं आपको बता देता हूं, उसे कहते हैं अलिजीवा, अलिजीव्य। क्या कहते हैं मित्रों, अलिजीव्य या फिर काकल्य ध्वनि कहते हैं। क्या कहते हैं मित्रों, काकल्य या अलिजीव्य। होता क्या है, यहाँ हमारे मैंने आपको बताया था, ये उच्चारण स्थान का वर्गीकरण मैंने आपको डायग्राम रेखा चित्र पहले ही बता दिया। देखिए यहाँ पे एक घंटी होती है हमारी, उस घंटी को हम क्या कहते हैं, अलिजीव्य या काकल्य कहते हैं। काकल, कागला जिसको हम बोलते हैं। तो वहां से हमारे है का उच्चारण होता है, और है के साथ साथ में विसर्ग का भी वहीं से उच्चारण होता है। ये कंठ से थोड़ा सा ऊपर है, यहाँ कंठ है, कंठ से थोड़ा सा ऊपर हमारा क्या है, काकल्य या अलिजीवा है। तो वहां से विसर्ग और है का उच्चारण होता है। चलिए मित्रों, तो ये हुआ हमारा उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान में हमने सभी की बात कर ली है। अब हम आगे बात करेंगे। पहले एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसके बाद में आगे बात करेंगे। चलिए मित्रों आगे बात करते हैं। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि हम बात करने वाले हैं नासिक के ध्वनियों के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, नासिक के ध्वनियों के बारे में। नासिक के ध्वनियां, तो देखिए इसमें मैं आपको 3 प्रकार से बताऊंगा। सबसे पहला नाम लिख रहा हूं मैं अनुनासिक। क्या लिख रहा हूं मित्रों, अनुनासिक। अनुनासिक ध्वनियां क्या होती है मित्रों,
जब हवा जो है वो मुख के साथ साथ नाक से भी निकले, क्या लिखेंगे? इनके उच्चारण में वायु मुख के साथ साथ नाक से भी निकलती है। मैं आपको बता देता हूं मित्रों, अनुनासिकता जो है और इस प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को अनुनासिकता कहते हैं। अनुनासिकता कहते हैं। ये जो प्रक्रिया होती है इसको क्या कहेंगे हम? अनुनासिकता कहते हैं। इसके आधार पे हमारे स्वरों का वर्गीकरण भी है, अनुनासिक और निर्नुनासिक। तो अनुनासिक कौन से कहलाते हैं? वे स्वर जिनके उच्चारण में वायु क्या करेगी? मुख के साथ साथ नाक से भी निकलेगी। देखिए आपने नाम सुना होगा ऐसा, चंद्र बिंदु, जिसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं मित्रों? चंद्र बिंदु। ये चंद्र बिंदु ही हमारा अनुनासिक है और कोई दूसरा नहीं है। तो जब हम स्वरों को अगर ऐसे लिखें, आ ई, तो ये क्या हो जाएंगे? ये तो हो जाएंगे हमारे अनुनासिक। और निर्नुनासिक किसे कहेंगे? निरुपसर्ग लग गया, आपको पता हो तो इसमें निर्नुनासिक किसे कहेंगे? जो साधारण हम हमारे स्वर लिखते हैं वो क्या कहलाएंगे? हमारे निर्नुनासिक। तो ये तो रहेंगे हमारे निर्नुनासिक और ये हो जाएंगे हमारे अनुनासिक। हालांकि कई लोग व्यंजनों को भी अनुनासिक में लेते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं मित्रों कि ये व्यंजनों का स्पष्ट वर्गीकरण नहीं है, ये स्वरों की विशेषता है। किसकी विशेषता है? स्वरों की विशेषता है। स्वरों की विशेषता है। क्या? अनुनासिकता स्वरों की विशेषता है। ये एक प्रक्रिया है, एक प्रवृत्ति है जिसको हम अनुनासिकता कहते हैं। अनुनासिक ध्वनियां कौन कौन सी होती है? हमारी ये होगी, ठीक है। इसको हम चंद्र बिंदु के नाम से भी जानते हैं। दूसरा देखिए, दूसरा है हमारा अनुस्वार। क्या है मित्रों? अनुस्वार। तो अनुस्वार क्या है मित्रों? यह है स्वर के बाद आने वाली ध्वनि। स्वर के बाद आने वाली ध्वनि। हमेशा ध्यान रखना कि अनुस्वार और विसर्ग इन दोनों की क्या विशेषता है? ये स्वर के बाद ही आते हैं। स्वर के बाद आने वाली ध्वनियां हैं। क्या है? स्वर के बाद आने वाली ध्वनियां, अनुस्वार और विसर्ग। अब हम बात कर रहे हैं सिर्फ यहाँ पे अनुस्वार के। अनुस्वार क्या है? नासिक की ध्वनि है, उसी की बात करेंगे यहाँ पे। तो देखिए पहली विशेषता तो ये होगी कि स्वर के बाद में आएगी, और दूसरी विशेषता देखिए, य र ल व श श और ह, इनसे पूर्व आने वाली ध्वनि, इनसे पूर्व आने वाली ध्वनि। एक बात यहां पे हमें समझनी है कि अनुस्वार किसको माना है हमने यहां पे? इनसे पूर्व अगर कोई ध्वनि आती है, इन 8 वर्णों के पूर्व देखिए, य र ल व श ह, इनसे अगर पूर्व कोई ध्वनि आती है तो उसे हम कहते हैं अनुस्वार। अनुस्वार का प्रतीक चिन्ह आपको पता होगा, ऐसा लिखते हैं हम बिंदी के रूप में, अनुस्वार को हम लिखते हैं। और इस चंद्र बिंदु की भी मैं बात बता दूं आपको, इस चंद्र बिंदु को जब हम ऐसे लिखते हैं, ऊपर वाली जब मात्रा आती है तो चंद्र बिंदु को हम क्या करते हैं? अनुस्वार के रूप में लिखते हैं। यहां पर एक पंक्ति लिख देता हूं मैं, क्या लिखूंगा मैं? ऊपर वाली मात्रा के साथ चंद्र बिंदु को अनुस्वार के रूप में लिखा जाता है। किसके रूप में लिखा जाता है? अनुस्वार के रूप में लिखा जाता है। लिखने से मतलब ये नहीं कि ये अनुस्वार बन गया,
ये क्या है, ये अनुनासिक ही है, चंद्र बिंदु ही है। जैसे कि देखिए आंख लिखता हूं मैं, आंख, तो उन्होंने ऐसा लिख दिया, लेकिन यदि मेरे को नाम लिखना है सिंचाई, तो मैं सिंचाई में ऐसा नहीं लिख सकता उसको, इसको मैं ऐसे ही लिखूंगा। तो ये जो बिंदी लगी ऊपर, ये कौन सी हो गई, ये अनुनासिक हो गई। जैसे कि हम लिखते हैं मैं, ये मैं के ऊपर जो बिंदी लगी हुई है और कोई नहीं, अनुनासिक है, ये स्वरों की विशेषता है। एक और मैं लिखते हैं ये वाला मैं, इसके ऊपर भी जो ये बिंदी लगी हुई है वो कौन सी हमारी, वो अनुनासिक ध्वनि है। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि ये मैं के ऊपर जो बिंदी लगी हुई है बताओ ये क्या है। विशेष रूप से आप जब छंद पढ़ेंगे तो उस समय आपकी ये बहुत ही महत्वपूर्ण रूप से काम आएगी, क्योंकि अनुनासिक की कोई भी विशेष मात्रा नहीं जुड़ती है, मैंने आपको पहले भी बताया था। तो देखिए अनुस्वार किसे कहेंगे, बात ये चल रही है। इन ध्वनियों से पहले, यदि इन 8 ध्वनियों से पहले कोई बिंदी आती है तो वो अनुस्वार कहलाएगी, वरना वो अनुस्वार नहीं होगी। वो क्या होगा, अगला बात करेंगे हम, वो हमारा पंचमाक्षर होता है। जैसे कि देखिए मैं यहाँ पे नाम लिखूं संयम, क्या नाम लिख दिया मैंने, संयम। अब जो ये बिंदी है ये अनुस्वार है आपका, ये पंचम वर्णीय मित्रों। जब इसका हम वर्गीकरण करेंगे तो कैसे होगा, सम प्लस यम। इस बिंदी का हालांकि मैं बनता है जब हम वर्गीकरण करते हैं, लेकिन ये है क्या, ये मूल रूप से अनुस्वार है। क्या है मित्रों, अनुस्वार। अनुस्वार का वर्गीकरण सिर्फ और सिर्फ मैं में ही होता है, और उसका हम संधि में पढ़ते हैं, हमारा जो सम उपसर्ग है उसके साथ में इसका वर्गीकरण किया जाता है। ठीक है मित्रों, जैसे कि मैंने लिख दिया संहार, क्या लिख दिया मित्रों, संहार। तो ये संहार में क्या हुआ, देखिए क्या आया यहाँ पे, है आया, तो है से पहले जो ये बिंदी आएगी वो क्या होगी, वो होगी आपकी अनुस्वार। अच्छा, यदि इस नाम को मैं लिख दूं कंपन, क्या लिख दूं, मैंने लिख दिया यहाँ पे कंपन, तो ये जो बिंदी है वो अनुस्वार नहीं है, ये पंचमाक्षर है। इसका जब हम वर्गीकरण करेंगे तो ये ऐसे होगा, ये जो वर्ण है इसका पंचमाक्षर है, ये इधर जो भी वर्ण होगा इसका पंचमाक्षर होगा ये। जैसे कि मैंने लिख दिया कुंदन, क्या लिख दिया मित्रों, कुंदन, तो ये ऊपर क्या है आपसे पूछा जाएगा, ये नाम दे दिया जैसे कि कंपन, कुंदन और संहार। आपसे पूछ लिया कि इनमें से अनुस्वार ध्वनि कौन सी है, तो कौन सी बताएंगे मित्रों, वो है हमारी संहार के ऊपर जो बिंदी लगी हुई है वो है हमारी अनुस्वार ध्वनि, क्योंकि य र ल व श श है, इनसे पहले जो ध्वनि आएगी वो ही अनुस्वार होगी, अन्यथा वो पंचम वर्ण होता है। हमारे हिंदी निदेशालय के विभाग ने 1959 में लिखने की सुविधा के लिए इन पंचमाक्षरों को इस बिंदी के रूप में स्वीकार कर लिया है कि आप इन पंचमाक्षरों को अनुस्वार के रूप में लिख सकते हो। 1959 में स्वीकार कर लिया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये अनुस्वार है। वर्गीकरण कैसे होगा, देखिए कुंदन, मैं यहाँ पे न क्यों लाया हूं, क्योंकि इसका ही पांचवा आएगा। देख वर्ग का पांचवा क्या है, न है, हमने देखा था पहले ही। तो कोई सा भी शब्द ले लीजिए, जब तक यहाँ पे ये 8 वर्ण नहीं आएंगे तब तक ये अनुस्वार नहीं होगा, ये पंचमाक्षर होगा। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। अगली जो आखिरी बच्ची है उसके बारे में बात करते हैं। 3 प्रकार से हमने बांटा है इसको, जो हमारी नासिक ध्वनियां हैं। 2 तो हमने ले ली, कौन कौन सी ले ली, अनुनासिकता ले ली, अनुनासिक ले लिया और अनुस्वार ले लिया। अब जो है वो हमारा क्या है, पंचमाक्षर। क्या है, पंचमाक्षर। इसको क्या कहते हैं, नासिक ध्वनि कहते हैं। क्या कहते हैं, नासिक ध्वनि। हालांकि देखिए कई लोग क्या करते हैं, इसको भी, कई लोग इसको भी अनुनासिक और निर्नुनासिक में बांटते हैं। तो आप वैसे भी बांटो तो बांट सकते हो, क्योंकि इसमें पंचमाक्षर आते हैं। नासिक ध्वनि में कौन से आएंगे, पंचमाक्षर। कौन कौन से हो जाएंगे हमारे, ये देखिए इधर वाले जो है वो सारे के सारे आ जाएंगे, न और म। ये जो 5 ध्वनियां हैं, जो पंचमाक्षर है हमारा, वो नासिक ध्वनियां है। जो हमारा एक वर्गीकरण मैंने पहले भी आपको बताया था, नासिक ध्वनि किसे कहते हैं, तो ये हो जाएगी हमारी। अगर आपसे पूछे अनुनासिक किसे कहते हैं, तो आप बताओगे स्वर के ऊपर जो बिंदी लगी हुई है वो ये। नासिक के पूछे तो ये। अब देखिए अनुनासिक और निर्नुनासिक में आपसे पूछा जाए, यदि स्वरों से संबंधित अनुनासिक निर्नुनासिक पूछे तो क्या होगा, ये तो होगा हमारा अनुनासिक। क्या होगा, अनुनासिक। और ये होगा हमारा निर्नुनासिक।
निरअनुनासिक, निरअनुनासिक। अब व्यंजनों में यदि हमसे पूछे तो ये 5 तो क्या कहलाएंगे हमारे, ये तो कहलाएंगे अनुनासिक। क्या कहलाएंगे, अनुनासिक। और यदि बाकी सारे के सारे इन 5 को छोड़कर के शेष जो व्यंजन है वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे, शेष व्यंजन। शेष व्यंजन, शेष व्यंजन क्या कहलाएंगे, निरनुनासिक, निरनुनासिक। चलिए मित्रों, तो ये हुई हमारी ध्वनियों की जितनी भी वर्गीकरण था हमारे सामने वो हमने पढ़ा है। अब देखिए आखिरी जो बात है वो हम करते हैं यहाँ पे, वो है आपके संयुक्ताक्षर की। किसकी बात है मित्रों, संयुक्ताक्षर। संयुक्त अक्षर किसे कहते हैं, दीर्घ संधि इसमें आपको पता हो तो संयुक्त प्लस अक्षर है, संयुक्त प्लस अक्षर। तो अ और अ मिला है, बना क्या है, आ, दीर्घ स्वर संधि है। ठीक है मित्रों, तो संयुक्ताक्षर में देखिए मित्रों, ये हमारे हिंदी के कोई विशेष वर्ण नहीं है, इनको क्या है, 2 वर्णों को मिलाकर के एक वर्ण बनाया गया, उन्हें हम कहते हैं संयुक्ताक्षर। क्या कहते हैं, संयुक्ताक्षर। तो देखिए क्या क्या है, क्ष, त्र, ज्ञ और श्र। इनका वर्गीकरण आपको पता होगा, मैं यहां पे बता देता हूं। देखिए इसका क्या होगा हमारा, क हलंत, श हलंत, अ। इसका क्या होगा, त हलंत, र हलंत, अ। इसका क्या होगा, ज हलंत, य हलंत, अ। इसका क्या होगा, स हलंत, र हलंत और अ। यानी कि इनकी जो पहली ध्वनि है वो इस प्रकार से है। जब आप इनको शब्दकोश में भी ढूंढोगे तो आपको इस प्रकार से ढूंढना होगा। यदि आपको इससे कोई मिलता जुलता शब्द चाहिए, जैसे कि आपको ये चाहिए, आपको चाहिए कि क्षत्रिय का अर्थ ढूंढना है आपको शब्दकोश के अंदर, तो आपको क्या ढूंढना पड़ेगा, क्या ढूंढना पड़ेगा, क्या के अंदर मिलेगा आपको ये, तो इसको ढूंढना है तो ये मिलेगा, इसको ढूंढना है तो ये मिलेगा, इसको ढूंढना है तो ये मिलेगा। तो ये हमारे संयुक्ताक्षर है, जो 4 लिपि का एक चिन्ह मिल गया इनको। क्या मिल गया मित्रों, लिपि का चिन्ह मिल गया। अब यदि मैं इसको ऐसे लिखूं तो ये भी क्या है, हमारा एक संयुक्ताक्षर है। अब देखिए आपको 2 बातें बताता हूं, ये हो गई, एक होता है संयुक्ताक्षर और एक होता है द्वितीय व्यंजन। क्या होता है, द्वितीय व्यंजन, ये तो होता है संयुक्ताक्षर। जैसे कि मैंने यहां पे लिख दिया, मान लीजिए क्लास, क्या लिख दिया मैंने, क्लास, या मैंने लिख दिया क्लेश, चलिए हिंदी का ही लेते हैं, क्लेश ले लिया, तो इसमें एक क्ले क्या हो गया, ये हमारा संयुक्त अक्षर हो गया। क और ले को मिलाने से क्या बना, संयुक्त अक्षर बना। जैसे कि मैंने लिख दिया यहाँ पे कुलाड़ी, तो ये लह क्या हो गया, हमारा संयुक्त अक्षर हो गया। अब देखिए मैंने लिख दिया गड्डी, ये क्या कहलाएगा, है तो ये भी 2 व्यंजन, लेकिन इनको संयुक्त नहीं कहेंगे, इनको हम क्या कहेंगे, द्वितीय व्यंजन, द्वितीय व्यंजन। जब एक ही वर्ण 2 बार आ जाता है तो वो क्या कहलाएगा, द्वितीय व्यंजन कहलाएगा। जैसे कि मैंने नाम लिख दिया यहाँ पे तत्, तत् लिख दिया, तो ये त और त क्या हो गया, ये द्वितीय हो गया। क्या हो गया मित्रों, द्वितीय हो गया। ध्यान रखना इस बात का आप कि ये जो आता है एक ही वर्ण यदि 2 बार आता है तो वो तो हो जाएगा द्वितीय, और यदि कोई अन्य अन्य दोनों भिन्न भिन्न वर्ण है तो वो क्या हो जाएंगे, वो हो जाएंगे हमारे संयुक्त। एक स्वर रहित होना चाहिए और एक स्वर सहित होना चाहिए, तो ये संयुक्त कहलाएगा, वरना संयुक्त नहीं कहलाएगा। और इनमें क्या होगा, एक स्वर रहित होगा, एक स्वर सहित होगा, लेकिन दोनों एक ही जाति के होंगे। देखिए ड ड है, ये त त है, तो क्या हो गया, ये तो कहलाए आपके द्वित्व और ये कहलाए आपके संयुक्त। अब देखिए एक छोटी सी बात करके हम हमारी कक्षा को विराम देते हैं। व्यंजनों का जो वर्गीकरण है हमारा मित्रों वो पूरा हो चुका है। अब छोटी सी बात मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पे, अनुस्वार का प्रयोग आप समझ गए होंगे, अनुस्वार किसे कहते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि ये जो वर्ण है कौन सा, आपने देखा होगा ढ और ढ। कई बार ये समस्या आती है कि हम इनका वर्गीकरण कैसे करें, इनको कहां पे लिखें, हम कौन सी ध्वनि के नीचे ये बिंदी लगाएं, कौन सी के नीचे नहीं लगाएं। तो देखिए मित्रों, सीधी सीधी पहली बात आती है कि यदि
उपसर्ग के साथ में इनका प्रयोग होगा तो नीचे बिंदी नहीं लगेगी। उपसर्ग के साथ इनका प्रयोग नहीं होता है, नहीं होता है। क्या होगा मित्रों, उपसर्ग यदि पहले आ जाता है और ये ध्वनि आती है बाद में तो ये बिंदी नहीं आएगी, फिर ड और ढ ही आएगा, ड और ह नहीं आएगा। जैसे कि मैंने लिख दिया निडर, क्या हुआ देखिए, ड आया है लेकिन बिंदी नहीं आई, क्यों? क्योंकि उपसर्ग आ गया पहले। जैसे कि मैंने लिख दिया सुडोल, अच्छा शरीर वाला, इसमें भी क्या होगा, नीचे बिंदी नहीं आएगी। तो पहली विशेषता क्या हुई इसकी कि उपसर्ग के साथ में इनका प्रयोग नहीं होता है। दूसरी बात, अंग्रेजी के वर्णों के साथ में नहीं होगा। अंग्रेजी के वर्णों के साथ इनका प्रयोग नहीं होगा। क्या होगा, प्रयोग नहीं होगा। ठीक है मित्रों, जैसे कि मैंने लिखा रोड, देखिए हम कितना अशुद्ध उच्चारण करते हैं, हम पढ़ते हैं रोड नहीं होता, क्योंकि ये जो ध्वनियां हैं वो हमारे हिंदी की ध्वनियां हैं। किसकी ध्वनियां मित्रों, हिंदी की ध्वनियां है, तो अंग्रेजी में कैसे जाएगी? रोड किसका शब्द है, अंग्रेजी का शब्द है, तो इसके साथ में इसका प्रयोग नहीं होगा। जैसे कि ये रोड है, चाहिए ये रोड है, ऐसा लिखते हैं ना, रोड, इसके साथ में इसका प्रयोग नहीं होगा। इस बात का आप ध्यान रखना। अगली जो तीसरी विशेषता है वो है द्वित्व के साथ में इसका प्रयोग नहीं। द्वित्व या संयुक्त वर्ण के साथ इनका प्रयोग नहीं होगा। देखिए जैसे कि मैंने अभी लिखा था, मैंने गुड्डी लिख देता हूं, गुड्डी लिख दिया मैंने, तो क्या हुआ, जैसे कि मैंने लिख दिया गड्ढा। अब देखिए दोनों अलग अलग है, लेकिन क्या है, इसके साथ में प्रयोग नहीं होगा। इसमें देखिए दोनों द्वित्व आ गए, ये संयुक्त आ गया, प्रयोग नहीं होगा। ये देखिए द्वित्व आ गया तो भी प्रयोग नहीं होगा। ये भी तो शब्द शुद्धि के माध्यम से हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है। उम्मीद करता हूं मैं आपको कि जो हमने वर्णों का वर्गीकरण पढ़ा है, सारा का सारा स्वर व्यंजन कंप्लीटली पढ़ ली है, जो किसी भी परीक्षा में पूछे जाए तो हम उसका संतुष्टिपूर्ण उत्तर दे सकते हैं। फिर भी अगर आपके कोई भी कठिनाई आती है, समस्या आती है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उसका यथासंभव उत्तर दूंगा। नमस्कार।